आइए बच्चों, आपके सीए के अंदर और सीएमए के अंदर ये जो टोटल इनकम के बाद के ये जो तीन चैप्टर होते हैं, एक का रिटर्न ऑफ इनकम, एक टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस, एक आपका एडवांस टैक्स और उस पे जो इंटरेस्ट, और एक आपका एएमटी, एक आपका 115 बीएसी और एक आपका स्लम सेल, और एक कभी कभी आपको ये जो 80 डबल जे डबल ए है, ये आपके लिए मतलब ये वो टॉपिक्स होते हैं। और एक एक मैं और जोड़ दूंगा, कंपनी ऑन लिक्विडेशन। ये वो टॉपिक होते हैं जहाँ पे बच्चा कम समय देता है और इनको इतना ध्यान नहीं देता है, जबकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं आपको रिटर्न ऑफ इनकम और टीडीएस टीसीएस का मतलब क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। उसके बाद आपको मैं कुछ टारगेट्स दूंगा, वो आप क्वेश्चंस करेंगे, और फिर कल अपन वापस वो क्वेश्चंस और जो लेटेस्ट चेंजेज आए हैं वो कल परसों में इसको देख लेंगे यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। बच्चों, रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर सेक्शन 139(1), थर्ड प्रोविजो, फोर्थ ऑब्लिक फिफ्थ प्रोविजो, सिक्स प्रोविजो, सेवंथ प्रोविजो, ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन, उसके अलावा 139(3), 139(4), 139(5), उसके अलावा 139(9), 139(a), 139(AA), 139(B), 140 और 140(A), ये सेक्शंस आपको देखने हैं, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 139(8)(A), और इसके आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, जिसको बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये सेक्शन आपको बताता है रिटर्न भरने के लिए कौन लायबल है, कौन कौन आदमी रिटर्न भरने के लिए लायबल है। तो सबसे पहले ये वाला सेक्शन तो सिंपल सा है। कोई भी पर्सन जिसकी टोटल इनकम, कोई भी पर्सन जिसकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, या आप किसी और के बिहाफ पे रिटर्न भर रहे हो, तो उस और के बिहाफ पे इस पे रिटर्न भर रहे हो, उस पर्सन की इनकम, टोटल इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से ज़्यादा है, तो आप प्रेस्क्राइब फॉर्म, प्रेस्क्राइब मैनर और प्रेस्क्राइब ड्यू डेट तक रिटर्न भरेंगे। ये बोलता है कंपनी और फर्म को हमेशा भरना है, चाहे इनकम हो या लॉस हो। तो वैसे तो आम और लोगों को तो कब भरना है, जब टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो, बट कंपनी और फर्म को चाहे इनकम हो या लॉस हो, हमेशा रिटर्न भरना पड़ेगा, ये बोल रहा है। अब सपोज करो बच्चों, एक आदमी की टोटल इनकम 2 लाख रुपए है, तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। बट ये सेक्शन क्या बोलता है, अगर आप रेजिडेंट हो अदर देन RNOR, अगर आप रेजिडेंट हो अदर देन RNOR, आपकी इंडिया के बाहर कोई असेट है, या इंडिया के बाहर किसी कंपनी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या इंडिया के बाहर किसी बैंक अकाउंट की आप क्या हो, साइनिंग अथॉरिटी हो, तो भी आपको रिटर्न क्या है, भरना जरूरी है। तो आपको रिटर्न भरना क्या है, जरूरी है। बताइए, भले ही आपकी टोटल इनकम कम हो, लेकिन अगर इंडिया के बाहर आपकी कोई एसेट्स हो, या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, या आप किसी बैंक अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी हो, तो भी आपको रिटर्न भरना जरूरी है, ये बोल रहे हैं हम। अच्छा, सपोज करो बच्चों, आपकी सैलरी इनकम 4 लाख रुपए है, आपकी GTI 4 लाख रुपए है,
और 80C से लेके 80U का जो डिडक्शन मिलता है वो 2 लाख रुपए है। तो ये लेस करने के बाद आपकी टोटल इनकम कितनी आ गई? 2 लाख। तो अगर मैं इस सेक्शन के हिसाब से देखूं तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सेक्शन क्या बोलता है? चैप्टर 6A का बेनिफिट देने से पहले अगर आपकी टोटल इनकम 2.5, 3 या 5 से ज्यादा है, मतलब टैक्स लिमिट से ज्यादा, तो रिटर्न भरना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स तो आपको जीरो ही लगेगा, हम बात कर रहे हैं रिटर्न भरने की। तो अगर आप इसका बेनिफिट नहीं देंगे तो आपकी टोटल इनकम टैक्स लिमिट से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। फर्दर, जैसे मान लो आपको कैपिटल गेन हुआ, जैसे आपकी सैलरी इनकम 2 लाख है, आपको कैपिटल गेन हुआ 50 लाख का, सॉरी, है ना, और आपने 49,50,000 इन्वेस्ट कर दिया सेक्शन 54EC में, मान लो पूरा ही इन्वेस्ट कर दिया 54EC में, तो आपका कैपिटल गेन जीरो, आपकी GTI कितनी आ गई? 2 लाख। और आपने मान लो 80C में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी टोटल इनकम आ गई 1 लाख। तो वैसे देखा जाए तो इस सेक्शन के हिसाब से आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सेक्शन क्या बोलता है? टोटल इनकम में चैप्टर 6A का बेनिफिट देने से पहले और सेक्शन 54 के जो एग्जामिशन मिलती है उन सेक्शनों का बेनिफिट देने से पहले आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो अगर आप ये दोनों बेनिफिट हटा दोगे तो आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, आपको ITR भरना पड़ेगा। टैक्स तो आपका जीरो लगेगा, लेकिन आपको ITR भरना पड़ेगा। ये सेक्शंस ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो जनरल जनरल केस में तो 2.5 लाख के ऊपर वाले वर्ड को भरना पड़ता है, लेकिन ये वो केस है या 2.5 लाख से कम होने पे भी आपको ITR भरना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चों, अगर मान लो आप किसी भी क्लॉज में नहीं आ रहे हो, इसमें भी 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 नहीं आ रहे हो, तो 7th प्रोविजो क्या बोलता है? अगर आपने, है ना, एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में, एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा दिए, 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा दिए, डज नॉट मैटर कैश में या किसी में भी, तो एक सेविंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा, करंट अकाउंट की, एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में आपने 1 करोड़ से ज्यादा पूरे साल में जमा करा दिए, या आपने फॉरेन ट्रैवलिंग पे खर्च किया खुद पे या किसी और पे पूरे साल में 2 लाख से ज्यादा, या आपके साल का बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा आता है, इन तीनों में से अगर कुछ भी हो जाए तो भी आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। तो आपने एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा दिया, या आपका फॉरेन ट्रैवलिंग पे आप पे या किसी और पे आपने 2 लाख से ज्यादा खर्च कर दिया, या आपका बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा आता है, तो भी रिटर्न भरना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे 4 नए और पॉइंट जुड़े हैं। वो पॉइंट ये है कि अगर आपका टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, अगर आपका टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, भले ही टोटल इनकम कम हो, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? ITR भरना जरूरी है। या मान लो, तो बिजनेस के केस में 60 लाख से ज्यादा, और प्रोफेशनल के केस में अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, भले ही टोटल इनकम जीरो हो, आपको ITR भरना जरूरी है। बताइए, 2 नए पॉइंट और जुड़े हैं। अगर आपका बिजनेस के केस में टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, या प्रोफेशनल के केस में 10 लाख से ज्यादा है, तो भी आपको ITR भरना है। या बच्चों, आपके पूरे साल में 25,000 रुपये से ज्यादा का TDS या TCS कट गया, पूरे साल में 25,000 से ज्यादा का TDS या TCS कट गया, तो भी रिटर्न भरना जरूरी है। या आपने एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा कमा करा दिया, तो बताओ, तो भी रिटर्न भरना जरूरी है। तो आप 7 केस हो गए। पहला केस, करंट अकाउंट में एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा दिया, सेविंग अकाउंट में कितना, 50 लाख से क्या ज्यादा जमा करा दिया, फॉरेन ट्रैवलिंग पे 2 लाख से ज्यादा खर्च कर रहे हो, बिजली का बिल 1 लाख से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, प्रोफेशनल का टर्नओवर, ठीक है, 10 लाख से ज्यादा है, TDS और TCS आपका पूरे साल में 25,000 से ज्यादा का कटा, और सीनियर सिटीजन के केस में 50 से ज्यादा कटा। अगर आप इन किसी भी सिचुएशन में फॉल करते हो, तो बताओ, ITR भरना जरूरी है। ओके, तो बच्चों 50 लाख ईयर के एंड, हाँ, ईयर के एंड में चेक करेंगे या फिर कभी? नहीं, रिटर्न तो साल के बाद ही भरते हैं ना अपन।
नहीं सर, 50 लाख क्रॉस जो हुआ है वो ऐसे मतलब जैसे नहीं, साल के एंड 50 में लाख कब चेक 50 लाख। करोगे आप, कब चेक करोगे? जब आपने 22-23 में पैसा जमा कराया होगा, तो फिर रिटर्न कब भरोगे? 31 जुलाई को। यही तो देखोगे कि 22-23 में 50 लाख से ज्यादा जमा कराए नहीं कराए। तो बाद में चेक करोगे ना, रिटर्न तो बाद में भरते हैं, पहले भरते हैं, हाँ, है ना? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? तो ये क्लॉज आपके आ गए हैं यहाँ पे। बताओ मैंने आपको कौन कौन सा सेक्शन बता दिया? सर आपने हमको ये केस बता दिए जहाँ पे क्या है, रिटर्न भरा जाता है। ओके, रिटर्न भरने की ड्यू डेट्स क्या होती है बच्चों? रिटर्न भरने की ड्यू डेट्स, जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो असेसमेंट ईयर क्या हुआ? 23-24। तो रिटर्न भरने की ड्यू डेट क्या होती है? एक तो होती है 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, एक होती है 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर, और एक होती है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। अगर आप कंपनी हो, है ना, तो आपके लिए हमेशा ड्यू डेट क्या होगी? 31 अक्टूबर। अगर आप कोई भी पर्सन हो जिसकी जिसके अकाउंट्स क्या हो रहे हैं? ऑडिट हो रहे हैं। कोई भी पर्सन हो जिसके अकाउंट्स क्या हो रहे हैं? ऑडिट हो रहे हैं। तो बताइए उसके लिए भी ड्यू डेट क्या होगी बच्चों? 31 अक्टूबर। अगर एक फर्म जिसके अकाउंट्स क्या हो रहे हैं? ऑडिट हो रहे हैं, तो उसके जो पार्टनर रिटर्न भरेंगे, चाहे वर्किंग पार्टनर या नॉन वर्किंग पार्टनर, उसके लिए भी ड्यू डेट क्या होगी? 31 अक्टूबर। तो बताइए तीन लोगों के लिए 31 अक्टूबर है। कंपनी के लिए 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर, कोई भी पर्सन जिसके अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं अंडर इनकम टैक्स या एनी अदर लॉ, उसके लिए कौन सी होगी? 31 अक्टूबर। अगर फर्म की ऑडिट हो रही है, अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, तो उसका जो पार्टनर होगा, जो अपना पर्सनल रिटर्न भरेगा, चाहे वर्किंग या नॉन वर्किंग पार्टनर हो, उसके लिए भी 31 अक्टूबर होगी। अच्छा, अदरवाइज एक केस ये है बच्चों, एक चैप्टर पढ़ेंगे आप फाइनल के अंदर, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। वहां पे अगर आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइजेस के साथ कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो, तो वहाँ सीए की रिपोर्ट देनी होती है। तो जिन लोगों पर ये वाला सेक्शन लगता है, उनके लिए ड्यू डेट क्या होती है? 30 नवंबर। तो अगर आप इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में फॉल नहीं कर रहे हो, तो ड्यू डेट क्या होगी? 31 जुलाई। ओके बच्चों, तो मैंने आपको ये वाला प्रोविजंस भी बता दिया। ठीक है, अब मान लो आपने रिटर्न टाइमली नहीं भरा, आपने रिटर्न टाइमली नहीं भरा, ठीक है, तो अब बताओ हम रिटर्न टाइमली नहीं भरते, देखो वैसे हम रिटर्न कब तक भर सकते हैं? तो अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर 22-23 की, तो हम रिटर्न कब तक भर सकते हैं? बताओ 22-23 कब खत्म होगा? सर 31 मार्च 23 को खत्म होगा। अच्छा, ये तो हुआ प्रीवियस ईयर एंड। असेसमेंट ईयर एंड कब होता है? सर वो होता है 31 मार्च 24 को, है ना? अच्छा, 31 मार्च 24 को। अब आपकी मान लो जो ड्यू डेट है, आप पे जो ड्यू डेट अप्लाई हो रही है वो 31 जुलाई 23 हो रही है। तो वैसे तो आपको रिटर्न यहां तक भरना है। अगर मान लो आप इस तारीख तक नहीं भर पाए, तो आप कब तक रिटर्न भर सकते हैं? तो लॉ ये बोलता है असेसमेंट ईयर के एंड से 3 महीने पहले तक। इसका मतलब आप रिटर्न कब तक भर सकते हैं? 31 दिसंबर 23। असेसमेंट ईयर के एंड से 3 महीने पहले तक, 31 दिसंबर 23 तक आप रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वैसे तो रिटर्न भरने की ओरिजिनल डेट यही होती है। कभी कभी जब आप रिटर्न नहीं भरते हो, तो डिपार्टमेंट की तरफ से 144 का क्या आ गया? नोटिस आके, और आप पे बताओ इस डेट से पहले ही ऑर्डर पास हो गया, तो फिर इस डेट का वेट नहीं करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। तो बताइए क्या है? असेसमेंट ईयर के एंड से 3 महीने पहले, या मान लो जो ऑर्डर पास हो गया, दोनों में से जो पहले हो। मतलब वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इस डेट से पहले ऑर्डर पास हो जाए, फिर भी लॉ में लिखा हुआ है विच एवर इज अर्लियर। तो इसका मतलब आप रिटर्न इस पीरियड के बाद नहीं भर सकते। तो मैक्स टू मैक्स कब तक भर सकते हो? यहां तक भर सकते हो। लेकिन अगर आपने रिटर्न लेट भरा, मतलब इस पीरियड तक भरा, तो आपको कई प्रकार की सजाएं मिलती है। वो मैं भी आपको बता रहा हूं क्या क्या सजा मिलती है। ओके, ऐसे मान लो आपने कोई रिटर्न भरा, उसमें कोई गलती हो गई। मान लो आपने रिटर्न टाइमली भरा था, यहां भरा था, या रिटर्न लेट भरा था, तो बिलेट रिटर्न में भी गलती हो गई,
तो आप यहां तक रिटर्न को क्या कर सकते हो, रिवाइज। वही असेसमेंट ईयर के एंड से 3 महीने पहले तक रिटर्न को हम रिवाइज कर सकते हैं। तो बच्चों ये चीज आप ध्यान रखना। अब बताइए अगर हम रिटर्न लेट भरते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। तो अगर आप रिटर्न लेट भरेंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 21-22 है, रिटर्न भरने की डेट ये है, तो अगर आपने रिटर्न टाइमली भरा तो किसी प्रकार इंटरेस्ट नहीं लगेगा, किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी, और ये बिलेटेड रिटर्न भी नहीं है, और आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो 31/12/22 तक, है ना। लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और एटीआई के डिडक्शन भी ले लोगे। अगर आपने एक दिन का भी डिले कर दिया, इंटरेस्ट लगेगा, 5,000 रुपये की फीस लगेगी, इस तारीख तक आप रिटर्न भर सकते हो, इस तारीख तक रिवाइज हो सकते हो। बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो भी रिवाइज, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और एटीआई का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। और 31/12/22 तक भी, तो मतलब कुल मिलाकर इस तारीख बाद भरोगे ना तो इंटरेस्ट भी लगता रहेगा, फीस भी लगती रहेगी, और इस तारीख के बाद तो आप रिटर्न भर ही नहीं सकते हो। 31/12/22 के बाद तो आप रिटर्न भर ही नहीं सकते हो। तो बच्चों हाँ, अब मुझे बताइए बच्चों, एक आदमी, जैसे हम बात करते हैं 22-23 की, तो बताइए जल्दी से बताइए आप रिटर्न कब तक भर सकते हो। आपको भरना था इस तारीख को, तो बताइए असेसमेंट ईयर का एंड कब हो रहा है, 31/3/24, और आप मैक्स टू मैक्स कब तक भर सकते हो, 31/12/23। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई, बोलिए। अब Yes. इस तारीख के बाद आप रिटर्न नहीं भर सकते हो। बच्चों आजकल एक कॉन्सेप्ट आया नया, एक नया कॉन्सेप्ट आया है। तो पहले लॉ में क्या होता था, इस तारीख के बाद आप रिटर्न नहीं भर सकते हो। उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको कल डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी सुन लो क्या कहना चाह रहा है। बताओ असेसमेंट ईयर का एंड क्या है, क्या असेसमेंट का एंड, 31/3/24। इसके एंड से आप 2 साल तक, क्या 31/3/26 तक क्या भर सकते हो, क्या भर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न। बोलो क्या है अमेंडमेंट। वैसे तो रिटर्न भरने की टाइम लिमिट क्या है बच्चों, इस तारीख के बाद नहीं भर सकते ना आप, बोलो। Yes. एक अमेंडमेंट आया है, असेसमेंट ईयर के एंड से 24 महीने तक आप क्या भर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। सपोज करो आपका टैक्स, सरचार्ज, सेस और इंटरेस्ट, ये सब मिलकर मान लो आपका 1 लाख रुपए आ रहा था, 1 लाख। तो अगर आप क्या करना चाह रहे हो, मतलब अपडेटेड रिटर्न भरना चाह रहे हो, अगर आप असेसमेंट ईयर के एंड से 12 महीने तक भरना चाहते हो, 12 महीने तक, तो बच्चों इसका ये तो देना ही पड़ेगा आपको, 1 लाख जो ओरिजिनल, ये तो देना ही पड़ेगा। इसका आपको एक्स्ट्रा 25% और दे दो तो आपको हम यहां तक रिटर्न भरना अलाउड कर देंगे। और अगर आप 2 साल तक भरना चाहते हो तो ये तो देना ही पड़ेगा, इसका 50% और दे दो, आपको रिटर्न भरना अलाउड कर देंगे। बोलो क्या कॉन्सेप्ट आया है अपडेट रिटर्न का, कितना देना पड़ेगा जल्दी बताओ। असेसमेंट के 12 महीने तक भरना चाहते हो तो कितना देना पड़ेगा, Plus 25%. 25%, है ना। वो तो देना ही पड़ेगा, जो टैक्स इंटरेस्ट फीस है उसका एक्स्ट्रा 25% और दो। और अगर आप 24 महीने तक भरना चाहते हो तो कितना भरना पड़ेगा बच्चों, कितना, 50%। ऐसी बात बच्चों, इसको बोलते हैं क्या, अपडेटेड रिटर्न। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो क्या होता है अपडेटेड रिटर्न। Yes. तो ये एक अमेंडमेंट आया है कि आप क्या कर सकते हो, 25% और 50%। तो वैसे तो हम रिटर्न यहां तक ही भर सकते हैं, लेकिन एक सेक्शन आया है कि अगर आप असेसमेंट ईयर के 12 महीने तक रिटर्न भरना चाहते हो तो जो भी आपका ये टोटल टैक्स जो रियल का है, इंटरेस्ट वाला मिला के, ये तो देना ही है, इसका 25% और दे दो। और अगर आप 24 महीने तक भरना चाहते हो तो इसका कितना दे दो, 50% और दे दो। ऐसी बात आई है अपडेटेड रिटर्न में। ओके सर, तो अब आइए बच्चों, तो मैंने आपको बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट बता दी, रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट बता दी, ये क्या होती है ना, बिफोर एंड ऑफ ये रिवाइज की हो गई। अब आता है लॉस रिटर्न। बच्चों आपको बताया कि जैसे
हमारा लॉस होता है हाउस प्रॉपर्टी में लॉस, बिजनेस में लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, जनरल बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ओइंग एंड मेंटेनिंग होर्सेस लॉस, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। अगर ये वाले लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो रिटर्न टाइमली भर देना। अगर आपने एक दिन का भी डिले किया ना तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ, दो लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और एक अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। तो बच्चों मैंने आपको कौन कौन से सेक्शन बता दिए सर? आपने हमको लॉस रिटर्न भी बता दिया, बिल रिटर्न भी बता दिया और रिवाइज रिटर्न भी बता दिया। अगर आप रिटर्न टाइमली नहीं भरते हो तो बच्चों आप पे 234F की क्या लगेगी, फीस लगेगी, और वो लगेगी 5,000 रुपये। कितने रुपये लगेगी? 5,000। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो फीस का अमाउंट 1,000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो बच्चों क्या बता रहा है, रिटर्न किसको भरना है, ड्यू डेट क्या होती है, लॉस रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न, इनकी टाइम लिमिट याद कर लेना, तो एग्जाम में ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बताओ क्या बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है? यस, अप टू 31 दिसंबर यहाँ तक रिवाइज हो सकता है। एक होता है बच्चों डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, जैसे आपने रिटर्न भरा, रिटर्न प्रॉपर फॉर्म में नहीं भरा, कॉलम कन से नहीं भरे, एनेक्सेस नहीं लगाए, ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाई, स्टेटमेंट ऑफ टैक्स की कैलकुलेशन नहीं लगाई, तो डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भेजता है कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है। तो नोटिस ऑन रिसीव होने के 15 डेज में आपको डिफेक्ट को सुधारना होता है। आप एप्लीकेशन लगा के टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो ओरिजिनल 15 डेज या टाइम लिमिट में जो बढ़ी, आपको डिफेक्ट को सुधारना है। अगर आपने नहीं सुधारा ना तो ऐसा माना जाएगा जैसे रिटर्न आपने भरा ही नहीं, तो वो प्रोविजन आप पे अप्लाई हो जाएंगे। यह है डिफेक्टिव रिटर्न। तो बताओ आपको मैंने कौन कौन से सेक्शन बता दिए। तो अपना जो फर्स्ट पेज था वो क्या है बच्चों, रिटर्न किसको भरना है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। इसमें 4 नए पॉइंट ऐड हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया, है ना। उसके बाद टाइम क्या होती है ये मैंने बता दिया, 234F की फीस ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है ना लॉस रिटर्न क्या होता है ये बता दिया, बिल रिटर्न की टाइम लिमिट क्या होती है ये बता दिया, रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट क्या होती है ये बता दिया, है ना, और डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है ये बता दिया। अब एक है पैन नंबर। किन किन लोगों को पैन नंबर लेना जरूरी होता है ना, और कौन कौन से ट्रांजैक्शन में पैन नंबर कोड करना जरूरी होता है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने ये वाले ट्रांजैक्शन इन लिमिट से ज़्यादा किए तो आपको क्या देना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा। तो इन ट्रांजैक्शन पे पैन नंबर देना पड़ेगा। और किन किन लोगों के लिए पैन नंबर लेना जरूरी है, एक तो वो जिसकी टोटल इनकम क्या है 2.5-3-5 से ज़्यादा है, आपके बिजनेस का टर्नओवर 5 लाख से ज़्यादा है, जो पर्सन सेक्शन 139(4)A में रिटर्न भरने के लिए लायबल है, आप अगर रेजिडेंट हो अदर इंडिविजुअल और आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया है, पैसों लेन देन किया है 2.5 लाख से ज़्यादा, किसी को उधार उधार दिया है, तो इन लोगों को पैन नंबर लेना जरूरी है। अगर ये आदमी फर्म है तो उसके पार्टनर, अगर ये आदमी कंपनी है तो उसके डायरेक्टर, ये आदमी ट्रस्ट है तो उसके ट्रस्टी, अगर ये आदमी एचओ है तो उनके कर्ता, इन लोगों को भी पैन नंबर लेना क्या है, जरूरी है। तो इन लोगों को पैन नंबर लेना जरूरी है। और अगर आप भविष्य में, इनको तो लेना जरूरी है ही है, और अगर कोई आदमी ये ट्रांजेक्शन कर ले तो यहाँ यहाँ पैन नंबर देना जरूरी है। तो मतलब आपको यहाँ भी पैन नंबर लेना क्या हो गया, जरूरी हो गया। अच्छा, अब एक आया है पैन को आधार से लिंक कराना। आपका पैन क्या होना चाहिए, आधार से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो बच्चों आपका जो क्या है, जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, इनऑपरेटिव, ध्यान रखना। तो बच्चों क्या है लॉ, कि आपका पैन जो है ना वो 31/3/22 तक क्या हो जाना चाहिए, क्या, आधार से क्या हो जाना चाहिए, लिंक। हाँ, इन लोगों को जरूरत नहीं है। अगर आप आसाम या जम्मू में रहते हो, नॉन रेजिडेंट हो, एज 80 साल से ज्यादा है या इंडिया के सिटीजन नहीं हो, इन लोगों को जरूरी नहीं है। अदरवाइज 31/3/22 तक आपको अपने पैन को आधार से क्या कराना है, लिंक कराना है। अगर आपने आधार से लिंक नहीं कराया तो आप पे 234H की फीस लगेगी, 234H की फीस। और ये फीस कितनी है, अगर आपने 30 जून 22 तक भी नहीं कराया तो 500 रुपए की फीस लगेगी, है ना। अगर आपने 30 जून 22 तक भी नहीं कराया तो 500 रुपए की फीस लगेगी।
और अगर आपने इसके बाद कराया 30 जून 22 के बाद, तो बच्चों 1000 रुपए की फीस लगेगी। तो वैसे तो आपको कब तक करवाना है, 31/3/22, आपका पेन क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव। और फिर अगर आपने 30 जून 22 तक भी नहीं कराया तो 500 रुपए की फीस और लगेगी। और आपने अगर 31/3 इसके बाद कराया तो 1000 रुपए की क्या लगेगी, फीस लगेगी। ये चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है फीस के बारे में। तो ये रहा मेरा फीस के बारे में बात। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, बोलिए। Yes. और उसके बाद यस रिटर्न पे साइन कौन करेगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आ जाएगा कि बताओ इंडिविजुअल के केस में रिटर्न पे साइन कौन करेगा। इंडिविजुअल खुद करेगा, अगर वो बाहर है तो जिसको पावर अटॉर्नी वो दे करेगा, अगर वो इनकैपेबल है तो उसका लीगल गार्जियन जो उसके बिहाफ पर काम करने के लिए योग्य है। अगर किसी भी कारण से इंडिविजुअल नहीं कर पा रहा तो जिसके पास पावर अटॉर्नी है। बताओ एचओ के केस में साइन कौन करेगा, कर्ता। कर्ता एब्सेंट है तो एडल्ट मेंबर, कर्ता मेंटली पागल है तो एडल्ट मेंबर, है ना। कंपनी के केस में कौन करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो एनी डायरेक्टर। तो बच्चों ऐसे आपसे पूछेगा बताओ कौन कौन लोग हैं जो रिटर्न पे क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में चले गई तो वो जो प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो साइन करेगा। तो ये ध्यान रखना कौन कौन लोग रिटर्न पे क्या करते हैं, साइन करते हैं। और एक होता है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। बच्चों आप कुछ लोग, इन लोगों को छोड़कर, एक तो कंपनी और कोई भी पर्सन जिसके अकाउंट्स ऑडिट होने हैं, इन लोगों को छोड़कर, इनका तो सीए ही करेगा, कोई भी व्यक्ति अपना रिटर्न टीआरपी के थ्रू वेरीफाई करा सकता है। तो बताइए इन दो लोगों को छोड़कर कोई भी आदमी, क्योंकि रिटर्न आपको वेरीफाई कराना होता है, तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होता है जिसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, वो आप अपने आप को सर्टिफिकेट ले लो, तो आप जैसे नोटरी पब्लिक होता है ना वैसे ये लोग होते हैं, तो ये आपके रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। बट ये दो लोग नहीं करा सकते। फर्दर ये लोग टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं बन सकते। कौन कौन, कोई इंडिविजुअल जो चार्टर अकाउंटेंट है वो टीआरपी नहीं बन सकता, जो लीगल प्रैक्टिस कर रहा है सिविल कोर्ट में वो नहीं बन सकता, है ना। या मान लो इन ये दो व्यक्ति है ना, इनके एम्प्लॉइज भी टीआरपी नहीं बन सकते। या जिस बैंक में आपका खाता है तो वहां का ऑफिसर भी टीआरपी नहीं बन सकता। जिस बैंक में एसएससी का करंट अकाउंट है तो वहां का ऑफिसर आपका टीआरपी नहीं बन सकता। तो बच्चों ये लोग क्या नहीं बन सकते, टीआरपी नहीं बन सकते। तो ध्यान रखने वाली बात है। थ्योरेटिकल पूछ सकता है कि बताओ अपना रिटर्न कौन कौन लोग टीआरपी के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, इन दो को छोड़कर। और कौन लोग टीआरपी नहीं हो सकते, ये लोग टीआरपी नहीं हो सकते। अब लास्ट टॉपिक आता है सेल्फ असेसमेंट। बच्चों आप अपना आईटीआर भरते हो, अपनी टोटल इनकम निकालते हो, टोटल इनकम पे टैक्स निकालते हो, सरचार्ज सेस लगाते हो, एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस माइनस करते हो, इंटरेस्ट लगाते हो, ये सारा काम आप करते हो। तो आपका मान लो टैक्स आया 1 लाख और इंटरेस्ट आया 20,000, तो टोटल हुआ 1,20,000। तो बताइए बच्चों ये आपको रिटर्न के साथ पे करना होता है। तो ये जो आपने सारा प्रोसेस किया इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। अब आपको ये 1,20 रिटर्न के साथ पे करना होता है। आपने पूरा पे कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो आपने 40,000 ही पे किया, मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो बनता था वो रिटर्न के साथ पूरा पे नहीं किया, तो उस केस में आप असेसी डीम टू बी डिफॉल्ट कहलाओगे, असेसी डीम टू बी डिफॉल्ट। ठीक है। तो बताइए हर व्यक्ति जो अपना टैक्स क्या करता है, कंप्यूट करता है, टोटल इनकम निकालता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेट करता है, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। और ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको रिटर्न के साथ पे करना होता है। अगर आपने पे नहीं किया या शॉर्ट पे किया तो रिटर्न तो वैलिड माना जाएगा, लेकिन आप कहलाओगे एसएससी डीम टू बी डिफॉल्ट। और जब कोई व्यक्ति एसएससी डीम टू बी डिफॉल्ट कहलाएगा तो सेक्शन 220 का इंटरेस्ट लगेगा और 221 की क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो बच्चों ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो एक बार रिकॉल हो गया बच्चों आप लोगों को सारा, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, यस तो सर। आप एक बार बांगड़ की बुक के बच्चों क्वेश्चन कर लेना इसके, है ना। और कल मैं आपको जो अपडेटेड रिटर्न है, ठीक है, वो मैं आपको एक बार पूरा प्रॉपर लिखवा दूंगा, समझा दूंगा। और फिर अपन तुम्हारा जो अगला चैप्टर है टीडीएस और टीसीएस, टीडीएस और टीसीएस, वो आपको रिवाइज करेंगे। क्योंकि मेरा फोकस जो मैंने अभी आपको लिख के दिया, ये जो चीजें हैं जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, मैं इन्हीं पे फोकस करूंगा जो मैंने आपको बता दिया। ये रहा। तो मैंने आपको ये रिटर्न ऑफ इनकम
कवर करवा दिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और बाकी ये तो सिंपल है। मेन अब एक टीडीएस चैप्टर, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो आप एक बार पढ़ के रखना, MNOPQ, और एक नया आया R, है ना। ये तो कल मैं आपको सबसे पहले अपडेटेड रिटर्न बताऊंगा, और टीडीएस के सारे क्वेश्चंस इनको छोड़कर, और अगली क्लास में MNOPQR ये आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा। तो ये बिल्कुल मत छोड़ना, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें मुझे टाइम नहीं लगेगा, ये तो बस सिंपल सिंपल है, इनमें टाइम नहीं लगने वाला, बस जो टाइम लगेगा वो टीडीएस में लगेगा, ठीक है बच्चों। क्लियर यहाँ तक की बात? सर आर की वीडियो डाल रही है हाँ सर।